अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है पाक स्टडी का। कल हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने देखा था कि जो है वो तारीख़ पाकिस्तान का पार्ट 2 में हमने जो था वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर हुकूमत देखा था और फिर 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन दूसरे लेक्चर में देखा था। तो आज तीसरे लेक्चर में हमारे पास जो है वो 1977 से ऑनवर्ड होगा कि ज़ियाउल हक का दौर हुकूमत जो है वो कब से कब तक मुहीत था और उसमें क्या क्या इक़दामात जो थे वो लिए गए थे। तो ज़ियाउल हक का दौर हुकूमत जो था वो 1977 से 1988 तक जो है वो रहा था और इस दौरान जो था वो क्या क्या इक़दामात लिए गए और क्या चीज़ें जो थी वो सामने आई। तो 1977 में जो थे वो आम इंतखाबात हुए। आम इंतखाबात जो थे उनमें तमाम जमातें जो थीं वो पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट जो है वो इकट्ठी हो गई और पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद के नाम से इन्होंने एक अलायंस जो था वो बनाया, जिसके सरबराह जो थे वो मुफ्ती महमूद जो थे वो जो है वो बने। इस कौमी इत्तेहाद सारी की सारी जमातें जो थी पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद के झंडे तले साए में इकट्ठी हुई और पीपल्स पार्टी जो थी वो अकेली जो थी वो मुखालिफ थी। लेकिन उसके बावजूद भी भुट्टो का ये करिश्मा था कि वो आम इंतखाबात में जो है वो जो कि 7 मार्च 1977 को जो थे वो हुए और उसमें भारी अक्सरियत से जो है वो पीपल्स पार्टी ने कामयाबी जो है वो हासिल की। अब जैसे ही 1977 7 मार्च 1977 को इलेक्शन हुए तो उसमें पीपल्स पार्टी ने कामयाबी हासिल की। तो फिर 10 मार्च को जो था वो सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात थे जिनका इन्होंने पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद ने बाइकाट कर दिया धांधली के इल्ज़ामात जो थे वो लगाते हुए और एक तहरीक का आगाज़ जो है वो कर दिया जिसे निज़ाम मुस्तफ़ा के नाम से भी जो है वो याद रखा गया तारीख में। इसी सिलसिले में ज़ियाउल हक का दौर हुकूमत का आगाज़ जो है वो 5 जुलाई 1977 को जो है वो मार्शल लॉ जो है वो 5 जुलाई 1977 को मार्शल लॉ जो था वो लगा दिया गया ज़ियाउल हक की जनरल ज़ियाउल हक की तरफ से, यानी कि पाकिस्तानी फौज की तरफ से। और इस तरह से 5 जुलाई 1977 को 1977 को ज़ियाउल हक का दौर का जो है वो आगाज़ हुआ और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो है वो हुकूमत का खात्मा जो है वो हो गया। तो इस दौर की जो है वो क्या क्या अहम जो है वो इस्लाहात हैं वो हम जो है वो डिस्कस इसमें जो है वो आज करेंगे। बेसिकली ये मैंने सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन जो था वो करवाना था कि कब जो है वो जुल्फ़िकार भुट्टो की हुकूमत खत्म हुई और ज़ियाउल हक की हुकूमत जो है वो कायम हुई। अब नेक्स्ट ऑनवर्ड बेटा इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन सी इस्लाहात जो है वो ज़ियाउल हक के दौर में जो है वो मुतारिफ हुई और कौन कौन सी उन्होंने इस्लाहात जो थी वो इसमें की। तो सबसे पहले बेटा शरी अदालतों का क़याम। शरी अदालतों के क़याम में बेटा 10 फरवरी 1979 को जो है वो एक ऑर्डिनेंस के तहत, ऑर्डिनेंस की मैंने कल भी शायद वजाहत पिछले लेक्चर में भी कर दी थी कि ऑर्डिनेंस जो है वो कहते हैं जो आर्जी तौर पर इसमें 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने लास्ट लेक्चर 2 में पढ़ा था उसमें जो है वो सदर पाकिस्तान के पास आर्टिकल 89 के तहत जो है वो इख्तियार है कि वो हंगामी सूरत हाल में जब असम्बली इन वर्किंग ना हो तो उसके पास इख्तियार है कि वो एक ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है जिसकी म्याद 4 माह होगी और जब असम्बली इन वर्किंग आएगी तो यही ऑर्डिनेंस बाद में बाकायदा तौर पर कानून का हिस्सा बन जाएगी। तो ये ऑर्डिनेंस की मैंने वजाहत जो थी वो करनी थी आपसे। तो 10 फरवरी 1979 को एक ऑर्डिनेंस जो है वो जारी किया गया जिसमें हाई कोर्ट की में जो था वो शरीयत बेंच जो है वो कायम किया गया और जिसमें जो था वो उलमा इकराम को बतौरे जज जो था वो शामिल किया गया
और अगर किसी को इससे इख्तलाफ हो इसके फैसले से, तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का हक जो है वो रखता है। उसके बाद बेटा सेकंड पे जो है वो शरई अदालतों के क़याम के बाद दूसरा जो था वो शरई हदूद। शरई हदूद का जो है वो क़याम, तो शरई हदूद से मुराद के शरीयत ने जो हदें लागू की हैं उसके मुताबिक जो थी वो सजाएं का अमल जो था वो मुतारिफ जो था वो करवाया गया। तो पहली दफ़ा चोरी जो है वो करने, जना, शराब और ये सारी जो जराइम थे इनकी सजाएं जो थी वो शरीयत के मुताबिक जो थी वो शरई हदूद का नफाज करके जो है वो लागू की गई। उसके बाद बेटा नंबर 3 पे जो है वो हमारा ज़कात और उशर का निज़ाम। ज़कात और उशर का निज़ाम, इस हुकूमत की जो सारी पॉइंट्स आपके सामने आएंगे वो जो है वो इस्लामाइजेशन, मतलब इस्लाम से बड़े रेलिवेंट और क्लोज टू जो है वो हमें दिखाई जो है वो देते हैं। तो पहली दफ़ा बेटा ज़कात का निज़ाम जो है वो लागू किया गया, जिसमें 2.5% जो है वो बैंकों से जो था वो इसका इम्प्लीमेंटेशन की गई, और उशर का जो है वो 10% उशर जो है उसका उशर कहते हैं बेटा जो फसल के ऊपर टैक्स लगाया जाए। समझ लें कि जो इस्लाम ने हमें निज़ाम दिया फसल के ऊपर टैक्स लगाने को, उसको उशर कहते हैं। और जो ज़कात इसकी जो मेजरमेंट थी इस्लामी रूल्स के मुताबिक वो 2.5% जो थी वो की गई। उसके बाद बेटा 4 नंबर पर जो है वो जो हमारे पास पॉइंट है इस्लाहात में वो है सूद का खात्मा। सूद का आपको पता है कि इस्लाम ने सख्ती से जो है वो सूद के मुतालिक मना किया है और इसके खात्मे के लिए इक़दामात जो थे वो किए गए। तो इस सिलसिले में 1 जनवरी 1981 को जो था वो इसका कानून नाफिज किया गया और नफ़ा और नुकसान की बुनियाद पर जो है वो खाता जात जो है वो बनाए गए। तो नफ़ा और नुकसान की बुनियाद पर खाता जात बनाए गए, सेविंग अकाउंट्स बनाए गए ताकि सूद का खात्मा किया जाए। अगर नुकसान हो तो फिर वो नुकसान जो है वो जिसके पैसे पड़े हों अकाउंट्स में उसको भी हो और फ़ायदा हो तो उसको, ताकि सूद का खात्मा जो है वो किया जा सके। उसके बाद बेटा हमारे पास जो नंबर 5 पर इस्लाहात में जो है वो पॉइंट है वो है इस्लामियात और मुतालिया की लाजमी तालीम। तो बेटा ये जो हमारे पास है नंबर 5 पर पॉइंट है इस्लामियात और मुतालिया की तालीम जो है वो लाजमी करार दी गई कि ये जो है वो तमाम क्लासेस में जो है वो लाजमी पढ़ाया जाएगा। ग्रेजुएशन तक इसकी जो थी वो इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी जो थी वो करार जो थी वो दे दी गई। नंबर 6 में बेटा नमाज का एहतमाम। नमाज के एहतमाम में बेटा के तमाम ऑफिसेज में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में ज़ोहर की नमाज का ख़ास तौर पर इंतज़ाम करने के अहकामात जो थे वो जारी किए गए और उन पर अमल दरामद भी जो था वो गवर्नमेंट की तरफ से करवाया गया। उसके बाद बेटा एहतराम में रमज़ान ऑर्डिनेंस जारी किया गया। तो एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस में ऑर्डिनेंस का फिर बेटा जो है वो जिक्र आ गया। तो मैंने पीछे वजाहत कर दी है कि ऑर्डिनेंस जो है वो क्या होता है। तो ऑर्डिनेंस जो था ये जारी किया गया जिसके तहत रमज़ान का एहतराम करना हर बंदे पर लाजिम करार दिया गया। अगर कोई जो है वो नहीं करता तो उसको 3 महीने की सजा और 500 रुपये तक जुर्माना उस वक़्त जो था वो रखा गया, जो कि यकीनन बाद में इजाफा इसमें हो गया होगा। ठीक है, तो ये 3 महीने की सज़ा अगर कोई रमज़ान का एहतराम नहीं करता रमज़ान के महीने का तो 500 रुपये तक उसको जो है वो जुर्माना जो है वो आयद उसके ऊपर किया गया। उसके बाद बेटा जो है वो 8वां पॉइंट हमारे पास जो है इसकी इस्लाहात में वो है कि दीनी मदारस का क्या। दीनी मदारस के लिए बहुत सारे इक़दामात जो थे वो उस वक़्त किए गए।
इनकी बाकायदा तौर पर जो था वो इनकी डिग्रीज को एमए के बराबर जो थी वो हैसियत दी गई और इम्तिहानात का निज़ाम जो है वो इसमें लागू जो है वो किया गया। उसके बाद बेटा नंबर 9 पे हमारे पास है अरबी की तालीम को लाजमी करार दिया गया कि खास तौर पर आप अब भी देखते हैं कि छठी क्लास से लेके 8वीं जमात तक अरबी के सिलेबस जो है या किताब जो है वो लाजमी तौर पर पढ़ाई जाती है ताकि बच्चे इस ज़ुबान से वाकिफ़ हों और जो हमारी इस्लामी रवायात है और जो हमारे इस्लामी अकायद हैं उन पर जो है वो उनको बगौर तरीके से जो है वो देख भी सकें और समझ भी सके। उसके बाद बेटा 10वें नंबर पर हमारे पास है इसी पॉइंट की इस्लाहात के हवाले से बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटी का क़याम। बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटी में बेटा इस्लामिक यूनिवर्सिटी को जो है वो बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया और बैनुल अक़वामी एक यूनिवर्सिटी बनाई गई ताकि यहाँ पर इस्लाम से रेलिवेंट जितनी चीज़ें हैं उनको सर्च किया जा सके और उस हवाले से तहकीक जो है वो की जा सके। तो आखिर में हमारे पास जो है इसी में शरीयत फैकल्टी का क़याम जो है वो अमल में लाया गया ताकि जो शरीयत से मुतल्लिका चीज़ें हैं या बातें हैं उनके ऊपर रिसर्च की जा सके, उनके ऊपर मकाले लिखे जा सके, तहकीक की जा सके और लोगों को इससे रूशनास करवाया जाए कि असल हकायक जो है वो बेसिकली हैं क्या। तो ये आज के हमारे टॉपिक में 11 जो थी वो इस्लाहात जनरल ज़ियाउल हक के दौरे हुकूमत की जो है वो इसमें शामिल जो है वो की गई हैं। तो मैं इनकी ब्रीफली के 1977 तक जो था वो भुट्टो का दौरे हुकूमत था, जब जैसे वो इंतखाबात जीते तो क़याम जो है वो पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद के नाम से जो है वो तंजीम ग्रुप बन गया जो कि सारे अलायंस बन गया। फिर 5 जुलाई 1977 को मार्शल लॉ लगा दिया गया जो कि 1988 तक रहा। उसमें जो इस्लाहात थी उनके चीदा पॉइंट्स मैंने आपके सामने शरीयत अदालतों का क़याम, शरई हदूद, ज़कात व शर का निज़ाम, सूद का खात्मा, इस्लामियत और मुताला की लाज़मी तालीम, नमाज का एहतमाम, एहतराम रमज़ान आर्डिनेंस, दीनी मदारस का क़याम, अरबी की तालीम, बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटी और शरीयत फैकल्टी का क़याम इंतहाई आसान है और बड़ी ही आसानी से इसको याद भी किया जा सकता है। इसमें कोई भी लफ्ज़ जो है वो मुश्किल नहीं है।